हेलो स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि कल सामान्य अध्ययन की बेसिक जानकारियों को कुछ हम लोग जाने और भारतीय इतिहास के प्रारूप को थोड़ा सा जाने। आज हम उसी भारतीय इतिहास के बारे में जो कल हम लोग पढ़े इतिहास, आज हम थोड़ा सा फिर से पूर्वावलोकन कर दे रहे हैं। इतिहास, इति का मतलब बीती हुई, हास का मतलब बात, यानी बीती हुई बात को दोहराना ही इतिहास कहलाता है। और इतिहास को हमने 3 भागों में बांट करके पढ़ा, जिसमें से इतिहास का एक पार्ट हमने पढ़ा कल, इसमें प्राचीन इतिहास। किसका प्राचीन इतिहास? भारत का प्राचीन इतिहास। कल हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़े। आज उसी भारत के इतिहास में जो नाम दिए गए हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि भारत का नाम कब कब कैसे क्या पड़ा। सबसे पहले जो भारत का नाम कैसे पड़ा, इसमें देखेंगे कि जो इसमें भारत का पहला नाम है नामकरण। नामकरण में पहला नामकरण आता है आर्यावर्त। भारत का एक नाम आर्यावर्त भी है। अब आर्यावर्त कैसे पड़ा है, इसको आज हम देखेंगे। जो भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा, हुआ क्या? 1500 ईसा पूर्व, इसको हम बीसी भी बोल सकते हैं, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, जो कि कल की क्लास में हमने चर्चा किया कि एक ईसा मसीह थे और ईसा मसीह के जो जन्म हुआ 1 ईस्वी को हुआ, और विद्वानों ने, इतिहासकारों ने उसी तिथि को महत्वपूर्ण तिथि माना, और 1 ईस्वी के पहले की तिथियों को बिफोर ऑफ क्राइस्ट यानी बीसी बोलते हैं, और उसके बाद आने वाली तिथियों को एनो डोमिनी या कॉमन एरा ईस्वी बोलते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास में जो भारत में आर्यों का आगमन हुआ, आर्यों का आगमन हुआ, और जब ये भारत में आए तो इनके द्वारा जो भारत था उसको आर्यावर्त नाम दिया गया। यानी जो आर्यावर्त है, यह नाम आर्यों के द्वारा दिया गया, आर्यों के द्वारा दिया गया। जो आर्यावर्त है, पूछा जाता है कभी कभी आर्यावर्त का क्षेत्र कहां से है, तो उसको भी हम तो आगे देखेंगे, लेकिन जान लेते हैं आर्यावर्त ऊपर से लेकर के जम्मू कश्मीर, इधर राजस्थान पश्चिमी क्षेत्रों में, और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, और नीचे बस मध्य प्रदेश तक के क्षेत्रों तक सीमित रहा। मध्य प्रदेश के ऊपर तक ही क्षेत्रों में ये जो चीज रहा है, ये आर्यावर्त रहा है। फिर भारत का जो दूसरा नाम मिलता है आर्यावर्त के बाद, वो मिलता है भारतवर्ष। जो दूसरा नाम भारतवर्ष मिलता है, कैसे मिलता है? माना जाता है कि जो हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर के राजा, हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत, इनके बेटे थे सन भरत, इनके नाम पर ये राजा थे, और इनके बेटे के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये भी माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जो इनके प्रथम तीर्थंकर रहे हैं, प्रथम तीर्थंकर रहे ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के 2 बेटे हुए, एक भरत हुए और जो दूसरा हुआ
गोमतेश्वर हुआ, गोमतेश्वर हुए। तो जैन धर्म वाले मानते हैं कि हमारे प्रथम तीर्थंकर या गुरु जो ऋषभ देव हुए, इनके जो बड़े बेटे भरत थे, इन्हीं के देश पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। अब आगे की कहानी में आप इतना नोट करेंगे, आगे की कहानी में हम देखेंगे और भारत का अगला नाम क्या है। अगला जो भारत का नाम मिलता है तीसरा, वो देखेंगे हिंदुस्तान। तीसरी शताब्दी में जो ईरानियों का आगमन हुआ, आक्रमण हुआ, उनके द्वारा दिया गया था। जो हिंदुस्तान है ये ईरानी या पारसी लोगों के द्वारा दिया गया था तीसरी शताब्दी में भारत को ना। ये जो है ईरानी लोग, ये जो हमारे यहाँ सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी को ये लोग इंदु बुलाते थे अपने पारसी भाषा में, पारसी भाषा में। और इंदु बाद में यही चल करके परिवर्तित हो गया हिंदू में, और हिंदू से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान मिल गया। फिर आगे हम चौथा नाम देखेंगे इसमें, इंडिया। इंडिया जैसा कि आप देखे भी होंगे, अमूल्य जो दूध वाले हैं सब प्रचार करते रहते हैं कि अमूल्य दूध पीता है इंडिया, धीरे धीरे आगे बढ़ता है इंडिया। तो इंडिया, जो इंडिया है, ये नामकरण हमें यूनानियों के द्वारा दिए गए हैं। जो सिकंदर यूनानी का आक्रमण हुआ, उनके बाद से यूनानी ये सिंधु नदी को हिंदू कहा कर, सिंधु नदी को इंडस बोला करते थे, इंडस। और यही इंडस आगे चल करके परिवर्तित हो करके इंडिया, यानी यूनानी सिंधु नदी को अपनी भाषा में, यूनानी भाषा में इंडस, इंडस से इंडिया बना हुआ है। और अगला कहानी में हम देखेंगे जो पांचवा है इंडिया के बाद, वो मिलता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप सुने भी होंगे, पंडित जी घर में कथा करते हैं, भारतवर्षे भारत खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे। तो वही जम्बू द्वीप, ये जो जम्बू द्वीप मिलता है भारत का नाम, ये अशोक के अभिलेखों से मिलता है हमें, अशोक के अभिलेखों से मिलता है, अभिलेखों से, अशोक के अभिलेखों से मिलता है। जो अशोक के अभिलेख मिले ये ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि। जो अशोक के अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। आप लिपि जानते भी होंगे, जैसे कि हिंदी में जो हम हिंदी पढ़ते हैं उसको देवनागरी लिपि में लिखा पढ़ा जाता है, तो ये ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। आगे के नामकरण में हम देखेंगे यूनतू, यूनतू, ये जो नामकरण दिया गया है यूनतू, इनको जो है चीनी यात्रियों के द्वारा अपनी किताबों में नाम दिया गया है। चीनी यात्रियों के द्वारा भारत का जो नाम दिया गया ये यूनतू, चीनी यात्रियों के द्वारा। आप इतना नोट करेंगे, फिर आगे देखा जाए। ये सारी चीजें
नामकरण तो वैसे कभी जल्दी पूछा नहीं जाता, बस आप भारत के इतिहास के बेसिक चीजों को जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे लास्ट नाम हम देखेंगे 7वें नंबर पे। मनुस्मृति में लिखा गया कि सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच का भारत, सरस्वती और दृष्टि नदी के बीच का भारत, ये जो है वो कहलाया ब्रह्मवर्त। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया हरियाणा की परीक्षाओं में, HSSC में, जो ब्रह्मवर्त शब्द है ये हरियाणा का प्राचीन नाम भी है। हरियाणा का प्राचीन नाम भी है क्या? ब्रह्मवर्त। इसके बाद अब हम भारत के नामों के बारे में जाने। भारत, हस्तिनापुर के राजा भरत के बेटे के दुष्यंत जो राजा दुष्यंत थे उनके बेटे भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा या भारतवर्ष पड़ा। आगे इसी प्रकार हमने भारत के नामों को जाना, इंडिया, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप, सारी चीजों को जाना। अब हम फिर से पुनः अपने भारत के इतिहास के स्रोतों पर लौट करके आएंगे। और यहीं से आपके नोट की सारी चीजें भी बनेंगी, आप इसको नोट भी करते रहेंगे। आशा है कि क्लास समझ में आएगा। सारी चीजों को समझते हुए चलिए बेहतरीन तरीके से। जो प्राचीन इतिहास है हमने कल देखा था, इसके 3 स्रोत भी हैं। पहला जो स्रोत है ये है पुरातात्विक स्रोत। जो दूसरा स्रोत है ये है साहित्यिक स्रोत। और जो लास्ट है ये है विदेशी यात्रियों का विवरण। अब जो इसमें पुरातात्विक स्रोत है इसमें क्या क्या आते हैं इस चीजों को देखेंगे हम। इसमें आते हैं सिक्के, अभिलेख, प्राचीन स्मारक, और डी देखेंगे इसमें मोहरें, ई देखेंगे मूर्तियां, ETC बहुत से ऐसे हैं स्रोत। ये पूरा तात्विक स्रोत। सिक्कों से हमारी जानकारी मिलती है, जो प्राचीन सिक्के हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। अभिलेखों से जानकारियां मिलती हैं। प्राचीन जो हमारे धरोहर है, स्मारक हैं, इनसे हमारे इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है। या खुदाई के बाद जो मोहरें मिली हैं या प्राचीन स्मारक के कुछ अवशेष मिले हैं, ईंटें मिली हैं, उनसे हमारे इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती हैं। जो मूर्तियां हैं इनके बारे में जानकारियां मिलती हैं इनके। अब हम साहित्यिक स्रोत से देखेंगे। जो हमारे इतिहास के जानने के 2 तरीके हैं। एक तो है धार्मिक, जो कि कल भी हमने देखा था इसको, धार्मिक स्रोत, और
दूसरा है गैर धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत। अब धार्मिक स्रोत में 3 तरीके के आते हैं। पहला तो आता है ए ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा आता है इसमें बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। फिर अगला है जैन साहित्य, जैन साहित्य। अब हम इनके पार्टों को आगे देखेंगे। इसमें जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में भी कई पार्ट आते हैं। यहाँ से मार्कर थोड़ा चेंज करेंगे और देखेंगे विभिन्न। इसमें आएगा पहला वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद उपनिषद, आर्यक, फिर आएगा वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, महाकाव्य और धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र। अब जो है इतनी चीजों को हम मान लेते हैं ये वैदिक साहित्य के पार्ट, वैदिक साहित्य। जो ब्राह्मण साहित्य है इसके भी भागों में देखेंगे वेद आ रहा है, यानी हमें वेदों के बारे में भी अध्ययन करना है कि वेदों से क्या क्या जानकारियां मिलती हैं और पढ़ना भी। ये 4 प्रकार के वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आर्यक, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्रों से भी जानकारी हमारे भारत के इतिहास के बारे में मिलती है। अब आगे देखेंगे हम इसमें जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य के बारे में हम देखेंगे। आशा है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम इरेजर करेंगे। अब हम बौद्ध साहित्य के बारे में देखेंगे। इसमें 3 याद रखना है। पहला है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक जिसके रचनाकार उपाली आनंद हुए, आनंद हुए। और दूसरा है विनय पिटक, विनय पिटक ये है, इसके रचनाकार जो हुए रचनाकार उपाली। अगला है अभिधम पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार मोगली पुत्र तिष, मोगली पुत्र तिष। इसमें जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, यानी जो महात्मा बुद्ध थे उनकी शिक्षाओं के बारे में बात किया गया। और जो विनय पिटक है इसमें बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिया वो सारी चीजें हैं, शिक्षाएं। और इसमें बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम। और ये जो है अभिधम्म पिटक, इसमें
राजाओं के समय में जो मुगली पुत्र हुआ, उस समय के जो बौद्ध भिक्षुक थे उनकी जीवनियां दी गई हैं, भिक्षुक की जीवनी। और आत्मकथा और जीवनी को भी जानना, ऑटोबायोग्राफी, और जो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। आत्मकथा जो स्वयं लिखा जाता है ऑटोबायोग्राफी, और जीवनी जो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है किसी के जीवन पे, वो है जीवनी। तो बौद्ध साहित्य से भी हमारे इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे भारत के इतिहास में जो सुत्त पिटक है, इसके जो रचनाकार आनंद, ये आनंद जो थे महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। अगला है विनय पिटक, इसके रचनाकार उपाली हुए, जो कि दोनों प्रमुख शिष्य थे। और फिर अगला जो है अभिधम पिटक, और अभिधम पिटक के रचनाकार जो हुए मोगली पुत्र तिस्स हुए, जिनके बारे में आगे हमें इतिहास में पढ़ना भी है। इसको आशा है कि आप नोट कर लिए होंगे। आगे हम देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य के बारे में जैन साहित्य के बारे में देखेंगे तो जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ जैन ग्रंथ ये प्राकृतिक भाषा में ये, इसी को अगर देखा जाए तो ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट यानी प्राचीन जैन ग्रंथ पुब्बो है। पुब्बो एक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पुब्बो। इसके जो रचनाकार माने जाते हैं, रचनाकार वो माने जाते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर ही महावीर स्वामी थे, जो कि लास्ट भी थे। आगे इसमें जो पुब्बो है, इसमें जो मुख्य चीजें हैं वो जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया है। जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया है। इसमें एक चीजें रही, हम जैन साहित्य के भी बारे में जाने। जो जैन ग्रंथ है प्राकृतिक भाषा में है, और सर्वाधिक जो प्राचीन जैन ग्रंथ है वो पुब्बो है, जिसके रचनाकार महावीर स्वामी माने जाते हैं, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर है, जो कि ये पूछा गया शब्द है। और पुब्बो में जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। इतना हुआ। ये प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत रहे हैं, और इसमें हम विदेशी यात्रियों को अब लास्ट स्रोत देखेंगे। विदेशी यात्रियों के स्रोतों में हमने कल भी बताया था कि बहुत कुछ चीजें तो ऐसी नहीं है, बस इतना जानते रहिए कि जो विदेशी यात्री आए, जैसे मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, इंडिका नामक पुस्तक लिखी। फिर इसके बाद एक आया चीन मोरक्को यात्री इब्न बतूता, इन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी। और भी चीन यात्री आए हैं, फाइयान, हेनसांग, इन लोगों ने भी अपने अपने पुस्तकों को लिखा है, तो उनसे भी हमारे भारत के इतिहास में इसकी जानकारियां मिलती हैं। आगे हम समझेंगे कि आप नोट कर लिए होंगे। आगे देखा जाएगा अब इसमें गैर धार्मिक स्रोत एक जो बचा हुआ है, इनके बारे में। जो गैर धार्मिक स्रोत है, इसमें देखा जाए जो अर्थशास्त्र नामक पहली पुस्तक है, यानी ये अर्थशास्त्र, यहाँ अर्थ का मतलब धन और शास्त्र का मतलब गहन अध्ययन वाला नहीं, ये राजनीति का अर्थशास्त्र है, जिसको चाणक्य ने, विष्णुगुप्त उसी का नाम है, कौटिल्य उसी का नाम है, उसने लिखा था। अर्थशास्त्र जो लिखा ये थे चाणक्य, जो कि राजनीतिक गुरु या भारत का मैकियावली भी कहा जाता है इनको। दूसरा है इंडिका,
इंडिका, इधर इंडिका, इसमें मेगास्थनीज, जो कि विदेशी यात्रियों में तो नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने विदेशी यात्रियों के विवरण को भी लिखा है। सी अगला है महाभाष्य, आप इसको नोट भी करते रहेंगे। पतंजलि, पंतंजलि या पंतजलि। अगला है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के जो रचनाकार हुए ये हुए विशाख दत्त, विशाखा दत्त। अगला देखेंगे पंचतंत्र। आप लोग छोटे बच्चों की किताबों में पढ़े भी होंगे छोटे छोटे पंचतंत्र की कहानियां। इसके जो हुए विष्णु शर्मा हुए, इसकी तुलना बाइबल से की जाती है, ये भी याद रखेंगे। अगला देखेंगे अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके जो थे कालिदास, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। एक और रह जाता है धार्मिक स्रोतों में, यप के बाद जी नंबर जो छूटा रह गया वो रह गया अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। इसके जो रचनाकार माने जाते हैं ये पाणिनि माने जाते हैं। ये सब एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन। यानी गैर धार्मिक में जो स्रोत मिलते हैं, अर्थशास्त्र चाणक्य से, इंडिका मेगास्थनीज से, महाभाष्य पतंजलि से, मुद्रा राक्षस के जो रचनाकार माने जाते हैं। यहाँ बीच में आप लिख भी लेंगे कि रचनाकार है, रचनाकार। अभी मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखा दत्त है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, और पंचतंत्र का हमने बताया कि ये छोटे बच्चे की जो किताबें होती हैं इसमें कहानियां दी गई हैं। पंचतंत्र जो होता है, पंचतंत्र की तुलना बाइबल से की गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार हैं कालिदास हैं, और अष्टाध्यायी पाणिनि इसके रचनाकार हैं, और ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन है। अब हम भारतीय इतिहास के चैप्टरों के पीछे लौटेंगे, जहां से आपका पूरा नोट्स तैयार होगा। इसको भी आप नोट्स में लिखेंगे, जो कि पूछे जाते हैं कभी कभी भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप इन तीनों स्रोतों को बताते भी रहेंगे। इतिहास, और इतिहास में हम देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। जिसको हमने कल बताया, इसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। आप संरचना बनाए भी होंगे, फिर से एक बार देख लीजिएगा। जिसमें हम पढ़ते हैं पाषाण युग, और पाषाण युग के पहले भी हमने बताया था कि इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। फिर प्रौढ़ ऐतिहासिक काल पहले आएगा, हमने कल इसको लिखा ही था, प्रौढ़ ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और जो दूसरा लिखा था हमने, उसको लिखा था आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा लिखा था ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें लिपि न तो लिखी गई, न कोई उसका साक्ष्य मिलता है, और न ही उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी जब उसका साक्ष्य ही नहीं मिला तो हम पढ़ेंगे कहां से? उसको हम बोलते हैं प्रौढ़ ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल एक ऐसी लिपि जिसमें लिपि, एक ऐसा काल जिसमें लिपि तो लिखी गई और उसे पढ़ा भी गया, पढ़ा नहीं जा सका, सॉरी, जिसमें लिपि लिखी गई और उसका साक्ष्य भी मिला लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, उसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसमें लिपि लिखी गई, पढ़ी भी गई और उसका साक्ष्य भी है, वो है ऐतिहासिक काल। अब
प्रागैतिहासिक काल में ही जो पहला पार्ट आते हैं, इन तीनों पार्टों को लेकर के इसकी पार्ट आता है पाषाण युग। फिर जो दूसरा युग चला इसमें वो था ताम्र युग। ताम्र युग, जो पाषाण युग है ये सबसे लंबा युग रहा है, सबसे लंबा युग, लंबा युग रहा। और जो ताम्र युग है ये 3000 बीसी और से चल करके 2000 बीसी। और बीसी का मतलब हमने बहुत पहले भी बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं कि जो एक ईसा मसीह थे, इनके जो जन्म हुआ था वो 1 ईस्वी को हुआ। और 1 ईस्वी के पीछे की जो तिथियां होती हैं ये बीसी में लिखी जाती है, बिफोर ऑफ अरेस्ट। आगे की तिथियां एडी या सीई, एनो डोमिनी या कॉमन इरा के नाम से, ईस्वी के नाम से जाना जाता है। और हमने बताया था जो बीसी है ये हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, जैसे 3000 से 2000 की तरफ, यानी बैक में जा रहा। और ईस्वी हमेशा एडी या सीई हमेशा आगे की तरफ जाएगा। तो जो अब ताम्र युग है, अब थोड़ा सा यहाँ एक विषय को नोट करना है, जैसे कि ईसा मसीह को जब 3000 साल बाकी थे, 1000 साल बाकी थे जन्म लेने में, तब हमने तांबा का आविष्कार किया। जब ईसा मसीह को 3000 साल जन्म के लिए बाकी थे तब हमने तांबा का आविष्कार कर लिया और तांबा चला। जब ईसा मसीह को 2500 साल बाकी थे जन्म लेने में 2500 साल बाकी थे, तो हम लोगों ने लिपियों का आविष्कार कर लिया, लिपियों का आविष्कार किया। और लिपियों का आविष्कार करते ही हम चले आते हैं, इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर लेते हैं। ऐतिहासिक काल में यानी जिसमें लिपि लिखी गई और उसका साक्ष्य भी मिला, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और भी सभ्यताएं हैं विश्व में, चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ये सारी चीजें। तो 3000 साल बाकी थे, तो किसका, जब 3000 साल बाकी थे ईसा मसीह के जन्म में, तो तांबे का आविष्कार हुआ। और जब 2500 साल बाकी थे ईसा मसीह के जन्म होने में, तब उसके पहले हम लिपियों का आविष्कार किए और आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर गए, जिसमें लिपि लिखी गई, उसका साक्ष्य भी मिला, पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। हमने यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया। इनके बाद जो समय आया वो समय आया वैदिक काल। वैदिक काल को अभी देख लेते हैं। इसके पहले का समय जो था वो था इसमें ताम्र युग ऊपर हमने देखा कि ये चला 3000 से 2000 बीसी के आसपास तक। फिर ये जो सभ्यता चली इसमें ये थी सिंधु घाटी की सभ्यता, और यहाँ के लोग कांसा प्लस टीन ये दोनों मिला करके यूज करते थे, इसीलिए इस सभ्यता का अन्य नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी माना जाता है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे 750 साल तक ये सभ्यताएं चली। लगभग इसका जो समय माना जाता है ये 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांसा और टिन ये दोनों लोग मिला करके यहाँ के लोग प्रयोग करते थे, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी है। ये 750 साल तक चली। फिर इसके बाद इसके नष्ट होने के बाद हम वैदिक युग के बारे में आते हैं, जिसमें उत्तर वैदिक काल के बाद हमें लोहे की जानकारी होगी, तो लौह युग के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बस उसी तरह बेसिक की जानकारियां देनी थी, आगे के लिए हमको देखना है, इसको बस आप जानते रहेंगे तो अच्छा है। आगे इसमें नोट्स में देखेंगे। पाषाण युग को हम 3 पार्टों में बांट करके पढ़ेंगे। कल भी हमने इसको यहाँ तक लाया था,
पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और जो दूसरा है ये है मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और जो तीसरा है ये है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका जो समय माना जाता है ये माना जाता है 5 लाख ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, और ये माना जाता है 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और इसका समय माना जाता है 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व। पाषाण युग सबसे लंबा युग चला, इसके बाद ताम्र युग, ताम्र युग के बाद हम लौह युग में प्रवेश करेंगे। तो जो पूरा पाषाण काल है इसका जो समय मिलता है कहीं भी एनसीईआरटी से लेकर के हर जगहों पर केवल लगभग में हमेशा हर जगहों पर लिखा जाता है, कहीं कहीं तो अज्ञात माना जाता है, कहीं कहीं इसको अज्ञात में ही लिख लिया जाता है कि ये अज्ञात है, अननोन, अज्ञात से मान लिया जाता है। तो ऐसा है कि 5 लाख से 8,000 ईसा पूर्व तक जो चला ये पूरा पाषाण काल का समय रहा। मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल से 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व। थोड़ा चीज में हम बेसिक जानकारियां ले लेंगे। पूरा पाषाण काल में जो मानव था 2 चीज का कार्य किया। पहला तो इसमें आदि मानव ने जो औजारों को यूज किया करता था वो बहुत भारी भरकम हुआ करते थे, और इसमें आदि मानव ने आग का आविष्कार कर लिया। फिर दूसरी चीज इसके जो औजार हुए करते थे कैसे थे, भारी थे। हमने इस चीज को बताया कि जो आदि मानव थे पूरा पाषाण काल में आग की खोज की, और आग खोज के बाद इसमें जो भारी औजार, और मानव कैसा था, शिकारी था। खाना बदोश जीवन यापन करना, खाना बदोश का मतलब है कि जहां आज खाना मिल रहा है वहां रहेंगे, फिर इसके बाद वहां खाना मिलना बंद हुआ, अगले जगह छप्पर डेरा डाल करके फिर वहां रहेंगे। आप देखे होंगे रोड के किनारे जो आदिवासी वगैरह निवास करते हैं, जब तक खाना आसपास के क्षेत्रों से मिलता रहता है तब तक वहां रहते हैं, फिर वहां से अपना आवास आगे की तरफ बढ़ा करके चलने लगते हैं। तो उसको बोलते हैं खाना बदोश जीवन यापन करना, यानी घूम घूम करके खाने को खाना रहना। मध्य पाषाण काल में जो आदिमानव ने कुत्ता को, फिर भेड़ को, फिर बकरी को पालतू पशु बनाया। इसको भी याद रखेंगे, कुत्ता भेड़ बकरी का क्रम। मध्य पाषाण काल में ही ये क्वेश्चन अभी पिछले टेट की सीटेट की परीक्षाओं में पूछा गया। इसमें आदि मानव के जो औजार इसमें भारी हुआ करते थे, इसी को चल करके आगे आदि मानव ने औजारों को अपने छोटा कर दिया काट करके, यानी हल्के पत्थरों का औजार इन्होंने बनाया जो जानवरों को ऊपर मारने का या फेंकने का काम किया करता था। तो उसको हम बोलते हैं, इसी को माइक्रोलिथ, औजारों को छोटा किया गया, माइक्रो किया गया काट करके, इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ युग। औजारों को इसमें हल्का किया। टेट सीटेट की क्वेश्चन में पूछा गया था ये माइक्रोलिथ युग के बारे से, जो मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथ युग कहा जाता है। नव पाषाण काल में आदि मानव ने 2 चीजों की चीजों को काम किया। इसमें जो है पहला कृषि और पहिए। आदि मानव नव पाषाण काल में अपना जीवन अस्थायी जीवन यापन करना कर दिया और कृषि आरंभ किया। कृषि में जो सबसे पहले इन्होंने यूज किया वो था जौ, या इसी को बोलते हैं यौ।
और जो दूसरा था जौ, गेहूं, कपास और कपास, इसको यूज किया। और जब आदि मानव जहाँ पहले शिकारी खानाबदोश जीवन यापन करते थे, घूम घूम करके नदियों के किनारे रहते थे, कंदमूल फल, गिरिया फल, गिरिया फल का मतलब होता है जो बाहरी आवरण कठोर हो और अंदर का जो भाग है वो मुलायम हो, जैसे बेल है आदि फल है। और भारी औजार प्रयोग किया करता था। मध्य पाषाण काल में इसको हल्का कर दिया। नव पाषाण काल में आगे आदिमानव ने कृषि का और पहिए का आविष्कार किया। कृषि में सबसे पहले इन्होंने जौ की खेती की, और जिसको यौ भी बोलते हैं, फिर गेहूं, फिर कपास की खेती की। इतना रहा। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे, फिर आगे हम इन पार्टों में भी देखेंगे। इनकी जो संरचनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं, बस ये बेसिक जानकारियां, अभी आगे हमको इनके बारे में पूरे विस्तृत तरीके से अध्ययन करना है। जो पूरा पाषाण काल है इसके भी 3 पार्ट हैं। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण। जो दूसरा है वो है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, जो कि हमने कल भी इसको देखा। और अगला है उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसके बारे में आप नोट भी करेंगे, अभी हम देख रहे हैं, जल्दी नोट करें। आगे देखा जाए तो आज हम प्राचीन इतिहास में देखेंगे पाषाण युग के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे, अभी देखा हमने नीचे कि पाषाण युग को 3 पार्टों में बांटा गया। तो पाषाण युग के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर होगा पाषाण युग। जो पाषाण युग है इसके बारे में हम जानेंगे। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इसका मतलब है पत्थर, और इसका युग का मतलब है समय या काल। यानी जो पत्थरों का काल चला, पत्थरों का जो समय चला, वो रहा पाषाण युग या पाषाण काल। जो कि इस काल में जो मानव था, इस काल में नोट भी करते चलेंगे, इस काल में मानव खानाबदोश जीवन यापन करता था, जीवन यापन करता था, जीवन यापन करता था। दूसरी चीज को नोट करेंगे। फिर इस काल में मानव अपने शिकार के लिए भारी और भद्दे औजारों का प्रयोग करता था, इस काल में भारी औजारों का प्रयोग करता था। फिर अगला देखेंगे, यह काल पूर्ण रूप से खाद्य संग्रहण पर आधारित था,
यहाँ तक इसको देखेंगे। खाद्य संग्रहण का जो अर्थ है इस पे, यानी खाना को इकट्ठा करना, घूम घूम करके खाने को इकट्ठा करना। आगे देखेंगे, इस समय जो मानव था वो इस काल का मानव ने आग की खोज करी, आग की खोज करी। आग की खोज करी, इतना नोट करेंगे। और याद रखेंगे कि जो पाषाण युग है, जो पत्थरों का काल चला, आदि मानव जितने भी पहले के औजार यूज किया करते थे, आज भी हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से औजारों को यूज करते हैं। जैसे में देखे होंगे हस्त कुल्हाड़ी है। फिर दूसरी चीज हम आज ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखते होंगे कि जो चक्की है आटा पीसने की, आज भी हम यूज में लाते हैं उसको। भाला, जो भाला फेंका जाता था, जो आदि मानव के द्वारा पत्थरों के बनाए गए, वो आज भाला आज भी यूज किया जाता है। तो आज भी हम अपने दैनिक जीवन में इस चीजों को प्रयोग कर रहे हैं जो आदि मानव ने उन चीजों को प्रयोग किया था। आज हम पढ़ेंगे अगला, अब इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, पाषाण युग में हम पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल पहला है, इसके पार्ट में ही आता है निम्न पूरा पाषाण काल। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम प्राचीन इतिहास में कौन सा काल, प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा चीज, पाषाण युग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पाषाण युग के पहले हेडिंग के बारे में, निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे इस काल में मानव द्वारा उपयोग में लाए गए पत्थर जो थे वो थे क्वार्टजाइट। इससे दो चीज बनती थी। क्वार्टजाइट से इससे जो चीज बनती थी, पहला तो है चोपर और दूसरा है हैंड एक्स। अब क्वार्टजाइट जो चोपर है, चोपर आप देखे होंगे गांव में जो छप्पर बनाए जाते हैं, मड़ई जैसे बोलते हैं, वो चोपर, उससे नीचे से पेशा जाता है, भाले के ही आकार में होता है, उसे चोपर बोलते हैं। हैंड एक्स जो हस्त कुल्हाड़ी। अब इनके स्रोत कहाँ से मिलते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसके जो स्रोत मिलते हैं ये हैं सोहन नदी घाटी जो कि पंजाब में है। अवशेष प्राप्त हुए, यहाँ लिख लेंगे, अवशेष प्राप्त हुए। सबसे पहले जो चोपर के अवशेष हैं सोहन नदी घाटी पंजाब से प्राप्त हुए हैं। और जो ये हैंड एक्स है इसका है पल्लवरम जो कि पड़ता है मद्रास आदि। मद्रास का ये जो चेन्नई है इसको जानते रहेंगे, चेन्नई, इसी का प्राचीन नाम क्या था, मद्रास। इसको नोट कर लेंगे कहीं, प्राचीन नाम चेन्नई का प्राचीन नाम है चेन्नई, प्राचीन नाम। मद्रास है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई।
यानी निम्न पूरा पाषाण काल में जो मानव पत्थर यूज किया करता था वो किया करता था क्वार्टिजाइट, और इससे दो औजार बनाए जाते थे क्वार्टिजाइट से, एक चोपर और दूसरा हैंड एक्स। चोपर का जो सर्वप्रथम हमें अवशेष प्राप्त हुआ है सोहन नदी घाटी पंजाब से, और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब, ये 5 नदियों का, आप का मतलब मुंह होता है, समूह होता है, और पंज का मतलब 5 नदियों का जो समूह है वो क्या है, पंजाब। हैंड एक्स पल्लवरम, जो कि मद्रास से मिलता, हमने बताया कि जो मद्रास है चेन्नई का प्राचीन नाम था, और चेन्नई किसकी राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आगे अब हम दूसरे काल के बारे में इसको देखेंगे। इस समय जो दूसरा होगा वो था मध्य पूरा पाषाण का। इस समय का जो व्यक्ति पत्थर यूज किया करता था वो था जैस्पर और चर्ड पत्थर। जैस्पर और चर्ड दो पत्थरों का यूज किया करता था मानव इस समय, और इनसे जो निर्मित औजार थे, निर्मित औजार वो जो निर्मित औजार थे वो थे फलक, निर्मित औजार फलक। और इसी से फलक से ही निर्मित हुई फलक संस्कृति एक है, फलक संस्कृति। ये जो फलक है, ये औजार पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था, मध्य पूरा पाषाण काल में, इस काल में जो मानव पत्थर यूज किया करता था वो था जैस्पर और चर्ड। इन दोनों पत्थरों को तोड़ करके जो मानव बनाता था वो बनाता था एक फलक। एक औजार होता है जो तो हमारे पास है नहीं दिखा सके, आप गूगल पे इसको देखेंगे। जो फलक है औजार कैसा होता है, सुई के आकार में ही होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है। इसी से फलक संस्कृति का निर्माण हुआ है, आप इसको नोट करेंगे। लास्ट इसके बाद हम देखेंगे जो इसमें काल बच रहा है वो बच रहा है उच्च पूरा पाषाण का, उच्च पूरा पाषाण का। आगे देखेंगे इसमें उच्च पूरा पाषाण। इसमें जो आदि मानव ने औजार उपयोग किए, अब यहाँ पर औजार जो यूज किए वो औजार था ब्लेड। और ब्लेड, इसका जो स्रोत मिलता है हमें मुख्य साक्ष्य, ये देखेंगे बेलन नदी घाटी, फिर सोहन नदी घाटी, फिर अगला है नर्मदा नदी घाटी। इन 3 जगहों से हमें साक्ष्य मिलता है ब्लेड का। और इसी बारे में, इसी युग में उच्च पूरा पाषाण काल में ही होमोसेपियंस जो मानव है आज, होमोसेपियंस के बारे में जानकारी मिलती है। होमोसेपियंस के बारे में पता चला। जो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस है, इसी युग में पता चला था उच्च पूरा पाषाण काल में। आप इसको नोट करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत इसमें होती है तो बाद में आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बताने का पूरा कष्ट करेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसमें
और भी जो इसमें हमें साक्ष्य मिले हैं, गुफा चित्रकारी, गुफा चित्रकारी इसी काल में, गुफा चित्रकारी जो कि भीमबेटका, रेलवे में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका कि भीमबेटका जो गुफा है कहाँ है, तो ये भोपाल में पड़ती है। और भोपाल का कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या है, भोपाल। गुफा चित्रकारी का स्रोत भीमबेटका गुफा से हमको सर्वप्रथम मिलता है। इसके बाद पूरा पाषाण काल में मानव की जो उपलब्धि हुई, हैंड एक्स, क्लीवर्स और भी स्क्रैप, बहुत कुछ हुआ। जैसे हम कह सकते हैं हस्त कुल्हाड़ी, कैंची, चोपर अभी हमने देखा। इसके बाद स्क्रैपर्स, ETC औजारों का आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में यूज किया। अब हम अगला पढ़ेंगे इसमें मध्य पाषाण काल। अब तक पूरा पाषाण काल को हमने देखा पाषाण युग में। अब पूरा पाषाण काल के बाद अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है, इसका समय कोई क्लियर तो है नहीं, न कई किताबों में लिया है, हर जगह लगभग में लिखा जाता है। ये 8000 BC से चल करके 4000 BC तक माना जाता है। इसमें देखेंगे पूरा पाषाण काल के, पूरा नोट करते रहेंगे। पूरा पाषाण काल में भारी एवं भद्दे औजारों को काटकर हल्का किया गया, जिसी के कारण इसको कहा जाता है माइक्रोलिथ युग। अगला जो मनुष्य द्वारा पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य मिला है। ये मिला हमें नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और ये वही नागौर है जहाँ से पंचायती राज का स्टार्टिंग हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था का, नागौर। और दूसरा मिलता है हमें आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भी हमने देखा भी भोपाल, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो राजस्थान है, इसका गौरव या चित्तौड़गढ़ का गौरव जो महारानी पद्मावती हो जाएंगे। और जो राजस्थान है, इसका हृदय अजमेर को कहा जाता है। अजमेर इसका हृदय है राजस्थान का। और भारत का हृदय राज्य मध्य प्रदेश है, इसको भी जानते रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को भारत का हृदय राज्य या दिल राज्य कहा। फिर अगला है मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य। ये पशुपालन के साक्ष्य हुए। आगे है मानव कंकाल की प्रथम साक्ष्य, इसी से मिले हैं प्रथम साक्ष्य। ये मिला सराय नाहर से,
नाहर से, सराय नाहर से मिला है, जो कि पड़ता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मनुष्य द्वारा पशु, इसमें देखेंगे शुरू से पूरा पाषाण काल में भारी भरकम जो भद्दे औजार प्रयोग किए जाते थे, औजारों को काट करके छोटा किया गया। किस में? इसी युग में, इसी युग में इसको काट कर क्या कर लिया गया? छोटा कर लिया गया, और जिसके कारण इसको क्या कहा गया? माइक्रोलीफ, यानी औजारों को छोटा बनाया गया। और मनुष्य द्वारा पशुपालन का प्रथम साक्ष्य जो मिलता है किसका? मनुष्य के द्वारा, जो मनुष्य इसके द्वारा पशुपालन का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो कहाँ मिलता है? नागौर राजस्थान से, और दूसरा क्या है? आजमगढ़ से। और जो सर्वप्रथम मानव ने पूछा जाता है कभी कभी क्रम पिछले पुलिस की किताबों के प्रैक्टिस सेटों में लगाया है, कुत्ता, भेड़ और बकरी। इनको क्रमशः जो है मानव ने पहले पालतू पशु बनाया था। पहले कुत्ते को बनाया, फिर भेड़ को, फिर बकरी। और बकरी को गरीबों की गाय भी कहा जाता है। रेलवे में क्वेश्चन पिछले ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है, इसको याद। आगे है मानव कंकाल। मानव कंकाल यानी मानव के जो कंकाल पाए जाएंगे, सर्वप्रथम इसका जो साक्ष्य मिलता है इस सराय नाहर से मिलता है, जो कि प्रतापगढ़ में सराय नाहर पड़ता है और उत्तर प्रदेश राज्य के में पड़ता है। प्रतापगढ़ एक जिला है जो आंवले के लिए सर्वाधिक मात्रा में क्या है? प्रसिद्ध है। कौन? प्रतापगढ़। इलाहाबाद के बगल में, इलाहाबाद अमरूद के लिए प्रसिद्ध है और प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम अब देखेंगे अगला युग नवपाषाण काल के बारे में। अगला है नवपाषाण काल, जिसका समय चला 4000 BC से लेकर कहीं कहीं 2500 भी देता है, तो हम 2500 ही लिख लेते हैं। 2000 भी 2500। अब नवपाषाण काल चला। अब इसमें देखेंगे इस काल में मानव ने अस्थाई, इस काल में मानव ने सर्वप्रथम कृषि का आविष्कार किया। कृषि आविष्कार किया। थोड़ा एक चीज और सोचने की यहाँ विषय है कि आदि मानव ने जो कृषि का आविष्कार तो किया, ठीक, लेकिन कैसे ज्ञान हुआ होगा? हमारे आदि मानव जो रहे होंगे, तो कभी कभी इसको सोचने का भी ये विषय है कि जो आदि मानव ने कृषि का आविष्कार किया, कहीं कोई अनाज या पेड़ से गिरी कोई फल को देखा होगा कि वो जमीन में गिरी और वो मिट्टी से दब गई, और दबने के कुछ समय के बाद उससे अंकुरण हुआ, और अंकुरण हुआ तो आदि मानव ने जब इसको देखा होगा कि यानी कोई भी चीज मिट्टी के अंदर दबाने से उसका अंकुरण होता है, तो ऐसे उनको कृषि का धीरे धीरे ज्ञान हुआ। अभी इसी काल में आदि मानव ने जब कृषि का आविष्कार कर लिया, तो उनका जीवन अस्थाई होने लगा। यानी जब वो कृषि करने लगे तो एक जगह अस्थाई होने लगे। पहले खाना बदोश जीवन यापन करते थे पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में भी वही स्थिति रही। घूम घूम करके नदियों के किनारे जंगलों में कंदमूल फल खाते थे, नदियों के किनारे मछलियों को खाते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, यानी घूम घूम करके जीवन यापन कर रहे थे पहले। और नवपाषाण काल में उनका जीवन, जब उन्होंने कृषि का आविष्कार कर लिया तो अब अस्थायी होने लगे, यानी एक जगह वो स्थिर होकर के खेती को करना आरंभ कर दिए। और जो सबसे पहले इसमें उन्होंने प्रयोग किया, तो हम देखते हैं कृषि का प्रथम साक्ष्य, कृषि का
प्रथम साक्ष्य ये मिलता हमें मेहरगढ़, जो कि पड़ता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। और जो ये बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का, ये देखेंगे तो पाकिस्तान का पश्चिमी और इधर देखेंगे तो पश्चिमी दक्षिणी भाग। यानी पाकिस्तान के जो मैप को हम 3 भागों में, भौगोलिक भागों में बांट करके पढ़ते हैं, तो जो निचला स्तर आता है वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान क्षेत्र आता है, और जिसमें मेहरगढ़ है, और यहीं से साक्ष्य मिला। और जो सबसे पहले साक्ष्य मिला है वो है जौ, फिर गेहूं और कपास। एक क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं में एसएससी के कि आदि किरण पब्लिकेशन इसका स्रोत है, घटना चक्र भी स्रोत है, यूथ कंपटीशन भी। जो मेहरगढ़ है यहाँ से जो कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले, जौ को मिले, गेहूं को और कपास। आदि मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया था, तो जौ का किया, फिर गेहूं का और कपास। कपास एक नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब ये होता है जिसको बेच करके तुरंत पैसे में बदल लिया जाए, वो है नकदी फसल है। फिर दूसरा है इसमें चावल का प्रथम साक्ष्य, चावल की कृषि का प्रथम साक्ष्य ये है कुलडीहवा। एक कुलडीहवा इलाहाबाद में पड़ता, जो कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी रही है। कुलडीहवा, इलाहाबाद, थोड़ा गलत हो गया, इलाहाबाद। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, संगम की नगरी, तीर्थराज, और इसी का नाम प्रयागराज हो गया। आगे देखेंगे इसी काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। आगे लिखेंगे इसी काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया, आविष्कार कर लिया। इसी काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। आगे देखेंगे मानव के अस्थियों का जो कुत्तों के साथ मिला है, इसको थोड़ा सा मिलाएं। मानव अस्थियों के साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली इसी काल में। ये 2 जगहों से मिली, एक तो बुर्ज होम और दूसरा जो मिला है एक गुटकरार। ये दोनों पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। इसको याद रखेंगे, यानी मानव के जो अस्थि मिले वो कुत्ते के साथ अस्थियां मिले। और इतना नोट करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इसको भी बताएंगे आप। आगे मेहनत से पढ़ेंगे भी। आगे हम लोग इस काल में देखा प्रागैतिहासिक काल, एक ऐसा काल जिसमें न तो कोई लिपि लिखी गई, न तो कोई साक्ष्य मिलता है, और न ही हम उसके बारे में अध्ययन कर सके सही से। ये तो बाद में अवशेषों से पता चला कि क्या है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ हमने लिया
और कल अब हम प्रयोग करें, आगे बढ़ेंगे, आगे आद्य ऐतिहासिक काल में चलेंगे, जिसमें हम बेहतरीन तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे और भी देशों की सभ्यताओं के नामों को सीखेंगे। लेकिन हमारे जो भारत में एग्जाम आयोजित किए जाते हैं, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन पीसीएस प्री और आरएआरओ की परीक्षाओं को भी थोड़ा फोकस किया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे विश्व की भी सभ्यताओं को देखेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी जाएगा आगे कंटेंट। अभी थोड़ा सा आप लोग से बताना चाहता हूँ कि थोड़ा नया क्लास का सेटअप है, तो जो कुछ भी दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं उसको ठीक करने में हम टेक्निकल टीम है उसकी सहायता ले रहे हैं, और भी आगे चल करके हम अपने इन क्लासों के माध्यम से और भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासें आरंभ करवाएंगे जल्द। इसके साथ साथ आपको एक सूचना और भी देना चाहते हैं कि इसी चैनल पर और भी क्लासों को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले मंथ से, यानी 1 सितंबर से नई कक्षाएं भी जब आरंभ होंगी तो उसमें हम नए तरीके से और हमारे ऐप्स पे जो क्लासेस चलेंगी उसमें सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए हम मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, हिंदी के बेहतरीन टीचरों को अपने चैनल पर लाना चाहते हैं, अपने ऐप्स पर लाना चाहते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप घर बैठे तैयारी करें। अगर कोई भी गलती होती है तो हम कमेंट सेक्शन में बताएं, या जो भी कमियां हैं उसको बताएं ताकि हम इसको सुधार सकें। इसके लिए आप आज के लिए धन्यवाद।